चलिए, गुड मॉर्निंग। एक नया चैनल शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है ऐसे 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम्स। देखिए, अगर आप नाम पे फोकस करो तो नाम क्या है? फॉर सेलेक्टेड आइटम्स। मतलब इस वाले स्टैंडर्ड्स में सिर्फ 3 स्पेसिफिक आइटम ही डील होंगे। क्या क्या? इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम्स और सेगमेंट रिपोर्टिंग। ये 3 आइटम, ये 3 एरिया कवर होंगे। तो ये स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली इन 3 एरिया को कवर करता है कि इन 3 एरियाज़ की चेकिंग कैसे करना है, प्रोसीजर्स क्या लगाना है, एविडेंस कैसे ऑब्टेन करना है, ये सारी बातें ये 501 करता है। ठीक है। और स्पेसिफिक कंसिडरेशन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक असर्शंस ही चेक करेंगे, सारे असर्शंस को चेक नहीं करेंगे, स्पेसिफिक असर्शंस को ही चेक करेंगे। तो नाम क्या है? 501 स्पेसिफिक कंसिडरेशन, कि हम यहाँ पे कुछ ही असर्शंस को चेक करेंगे फॉर सेलेक्टेड आइटम्स। यहाँ पे कुछ 3 गिने चुने आइटम्स की ही चेकिंग होगी। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस और कंडीशन चेक करना, लिटिगेशन और क्लेम्स का कंप्लीटनेस चेक करना, सेगमेंट रिपोर्टिंग का प्रेजेंटेशन चेक करना। 3 ऑब्जेक्टिव है। इन्वेंट्री का कंडीशन और एग्जिस्टेंस चेक करना, लिटिगेशन क्लेम्स का कंप्लीटनेस चेक करना, सेगमेंट इंफॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर चेक करना। शुरू कर रहा हूँ इन्वेंट्री। जब आपकी इन्वेंट्री मटेरियल होती है तो ऑडिटर ऑब्टेन करता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। मतलब ध्यान रखिए, 501 में हम उन्हीं इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस और कंडीशन चेक करेंगे जो मटेरियल होगी। डेफिनेटली, ऑब्वियसली हम सारी इन्वेंट्रीज को कहाँ तक चेक करने बैठेंगे? जो मटेरियल होगी उसी को चेक करेंगे। ठीक है। कैसे? 2 प्रोसीजर्स हैं, पहला अटेंड करके और दूसरा परफॉर्म करके। पहला अटेंड करके, दूसरा परफॉर्म करके। लेकिन अटेंड भी तभी करेंगे जब हमारे लिए प्रैक्टिकेबल होगा। कई सारी बातें आ रही हैं तो ध्यान रखिए। अटेंड भी तभी करेंगे जब हमारे लिए प्रैक्टिकेबल होगा। अब अटेंड करने के बाद 4 पॉइंट है उसमें। आप पहले मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शंस इवेल्युएट करोगे। देखो, मैनेजमेंट पहले अपने एंड से इन्वेंट्री काउंट कराता है। ठीक है, अपने एंड से इन्वेंट्री काउंट कराता है, फिर हम उसको इवेल्युएट करते हैं। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैनेजमेंट जो इंस्ट्रक्शंस देता है, जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ हैं इन्वेंट्री को काउंट करने की, हम उस इंस्ट्रक्शंस को, उस पॉलिसीज़ को इवेल्युएट कर रहे हैं, वो पॉलिसी सही है कि नहीं है। मैनेजमेंट जो इंस्ट्रक्शंस देता है, मैनेजमेंट जो पॉलिसी बना रखा है इन्वेंट्री को काउंट करने के लिए, वो सही है कि नहीं है। दूसरा, हम ऑब्जर्व करेंगे कि जिस हिसाब से मैनेजमेंट बोल रहा था कि ये हमारी पॉलिसी है, क्या इसी हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या इसी हिसाब से इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। थर्ड पॉइंट, हम खुद जाएंगे इंस्पेक्ट करने, इन्वेंट्री को। और चौथा, हम काउंट करेंगे, टेस्ट काउंट करेंगे। 4 पॉइंट है, बहुत ईजी पॉइंट है। हम फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अटेंड करेंगे जब हमारे लिए प्रैक्टिकेबल होगा। उसमें 4 चीज़ें हैं। सबसे पहला, हम मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर्स को इवैल्यूएट करेंगे। और दूसरा, हम ये भी देखेंगे कि मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर्स फॉलो होते भी हैं कि नहीं होते, सिर्फ कहने के लिए तो नहीं है। और तीसरा, हम वहाँ पे इन्वेंट्री का इंस्पेक्शन करेंगे। और चौथा, हम वहाँ पे टेस्ट काउंट करेंगे। सेकेंड पॉइंट है, हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे कि जो क्लाइंट ने जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड करके हमें दिखाया है वो सही है कि नहीं है। हम अपने एंड में तो इन्वेंट्री काउंट करेंगे ना, तो फिर मैच करेंगे। जैसे हमने काउंट किया 500 इन्वेंट्री आ रही है, क्या उनके बुक्स में भी 500 इन्वेंट्री है कि नहीं है, तो प्रोसीजर्स लगाएंगे। अच्छा, मैटर्स रेलेवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। जब मैं फिजिकली इन्वेंट्री काउंटिंग में अटेंड होने जा रहा हूँ तो कुछ बातें पहले से सोच के चलो, प्लान करके चलो। मुझे मान लीजिए कल जाना है, परसों जाना है इन्वेंट्री काउंटिंग में, तो कुछ बातें सोच के चलो। जैसे नेचर ऑफ इन्वेंट्री कैसी है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसा है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कैसा है, इंटरनल कंट्रोल का नेचर कैसा है, टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग कैसी है। उसके बाद क्या क्लाइंट परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मेंटेन करता है क्या। परपेचुअल मतलब होता है, जैसे आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है ना, आप कुछ भी खरीदते हो तो वो स्कैन करते हैं, बार कोड स्कैन करते हैं, ऑटोमेटिकली उनके
अकाउंटिंग डेटा में इन्वेंट्री माइनस हो जाती है ऑटोमेटिकली। आप किसी छोटे मोटे किराने दुकान में जाते हो तो वो तुरंत की तुरंत इन्वेंट्री अपडेट नहीं करता है, वो पूरा दिन धंधा करता है, रात में इन्वेंट्री काउंट करता है अपनी। तो परपेचुअल का मतलब है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इन्वेंट्री तुरंत की तुरंत अपडेट हो जाती है, जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो होता है। पीरियोडिक मतलब या तो रोज वो इन्वेंट्री काउंट करेगा, या एक दिन छोड़ के काउंट करेगा, या 15 दिन छोड़ के काउंट करेगा। फिर है लोकेशन, फिर उसके बाद है क्या हमें किसी एक्सपर्ट का असिस्टेंस चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देखिए, अगर मैं इन्वेंट्री काउंटिंग को अटेंड करने वाला हूँ तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। नेचर ऑफ इन्वेंट्री कैसी है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसा है, रिस्क कैसा है, इंटरनल कंट्रोल का नेचर कैसा है, टाइमिंग कैसी है, क्या एंटिटी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मेंटेन करती है कि नहीं करती है, लोकेशन क्या है इन्वेंट्री का, और असिस्टेंस चाहिए कि नहीं चाहिए किसी एक्सपर्ट का। नेक्स्ट केस ये है कि अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही थी 31 मार्च को, बट इन्वेंट्री काउंटिंग हुई है 5 अप्रैल को। क्लाइंट को इन्वेंट्री काउंटिंग करना था 31 मार्च को, बट हुई है 5 अप्रैल को। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब 5 अप्रैल को इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही थी तो उसमें जो 1 अप्रैल से 5 अप्रैल का जो डेटा था वो माइनस हो गया कि नहीं हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल 5 अप्रैल को इन्वेंट्री काउंटिंग हुई और इन्वेंट्री आई 600 क्वांटिटी, बट उसमें वो 5 दिन का डेटा भी तो आ गया ना, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3, 4, 5 सेल और परचेज का। तो हमें परचेज माइनस करनी पड़ेगी 5 दिन की और सेल ऐड करना पड़ेगा 5 दिन का। फिर जब ये एडजस्टमेंट करेंगे तब हमें 31 मार्च का डेटा मिलेगा। ठीक है, तो जब ये एडजस्टमेंट करेंगे तब हमें 31 मार्च का डेटा मिलेगा। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इफ द ऑडिटर अनेबल टू अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। मान लेते हैं जिस दिन इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही थी उस दिन मेरे लिए अटेंड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप किसी और दिन चले जाओ, किसी ऑल्टरनेट डेज पे चले जाओ और उस दिन फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग कर लो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हेडिंग है वो ये है कि फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग में जाना इम्प्रैक्टिकेबल है। देखो ऊपर वाला पॉइंट क्या था कि हम उस दिन नहीं जा सकते हैं, जिस दिन हो रही है उस दिन नहीं जा सकते हैं, बाद में हम चले जाएंगे, बट मेरे लिए जाना ही इम्प्रैक्टिकेबल है, ठीक है। मान लीजिए क्लाइंट की इन्वेंट्री लद्दाख में है, अब मुझे लद्दाख का परमिट नहीं मिल रहा है, लद्दाख में जाने का परमिट नहीं मिल रहा है, तो मेरे लिए जाना इम्प्रैक्टिकेबल है। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स लगाऊंगा, ठीक है, ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स लगाऊंगा। अब ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं, मैं क्लाइंट से बोल दूंगा कि मुझे जो भी आपने ख़रीदा है, बेचा है, मुझे उसका पूरा रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, और जो इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही है उसकी सीसीटीवी मुझे चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और इससे भी अगर मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो मैं अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर दूंगा। इससे भी अगर मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो मैं अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर दूंगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लाइंट की इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के कस्टडी में होती है, क्लाइंट की इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के कस्टडी में होती है। तो ऐसे केस में आपको चेक करना पड़ेगा एग्जिस्टेंस और कंडीशन। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, थर्ड पार्टी से रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, कि सर हमें बताइए कि आपके पास कितनी क्वांटिटीज़ हैं, कितनी मतलब उसकी क्या कंडीशन है, और आप इंस्पेक्शन परफॉर्म कर सकते हो। अगर वो अलाउ करते हैं तो आप वहाँ जाके इंस्पेक्शन कर सकते हो। देखिए, कभी कभी क्लाइंट की इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के कस्टडी में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइंट कंसाइनर है, क्लाइंट आपका कंसाइनर है, वो कंसाइनमेंट के लिए अपने गुड्स को किसी थर्ड पार्टी के पास भेजता है कि तुम उसको फर्दर सेल करो। है तो वो क्लाइंट की, वो हमने बस ऐसे भेजी हुई है उसको, ठीक है, कस्टडी ट्रांसफ़र हुई है, कंट्रोल तो क्लाइंट का ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, कंसाइनी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमको बताओ क्वांटिटी और कंडीशन कैसी है इन्वेंट्री की, और हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं, जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं।
तो ये था आपका इन्वेंट्री, ये था आपका इन्वेंट्री। नेक्स्ट टॉपिक आता है लिटिगेशन एंड क्लेम्स। देखिए यहाँ पे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि लिटिगेशन एंड क्लेम्स सारे रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, सारे अकाउंट फॉर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इसके लिए हम डिज़ाइन करेंगे, परफॉर्म करेंगे ऑडिट प्रोसीजर्स को। लिटिगेशन एंड क्लेम्स से ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना है कि सारे लिटिगेशन एंड क्लेम्स रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो इसके लिए ऑडिटर डिज़ाइन करेगा, परफॉर्म करेगा। क्या डिज़ाइन करेगा, क्या परफॉर्म करेगा? 3 प्रोसीजर्स है। सबसे पहला इंक्वायरी करेगा, दूसरा मिनट्स बुक को रिव्यू करेगा। मिनट्स बुक मतलब जहाँ पे मीटिंग्स की समरी होती है, ठीक है, तो उसको रिव्यू करेगा। और तीसरा लीगल एक्सपेंस अकाउंट को चेक करेगा। देखिए 3 प्रोसीजर से ऑडिटर लगाएगा। क्यों? ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि सारे जो केसेस हैं, सारे जो लिटिगेशंस हैं, वो सारे अकाउंट फॉर है कि नहीं है। तो इंक्वायरी करेगा, रिव्यू करेगा मिनट्स को, और लीगल एक्सपेंस अकाउंट्स को भी देखेगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर ऑडिटर को रिस्क मिल जाती है, ठीक है, ऑडिटर को इफ द ऑडिटर असेसेस अ रिस्क रिगार्डिंग लिटिगेशन, अगर ऑडिटर को रिस्क मिल जाती है तो ऑडिटर कम्युनिकेशन कर सकता है कंपनी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, ठीक है, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कम्युनिकेशन कर सकता है। कैसे? लेटर ऑफ इंक्वायरी से, लेटर ऑफ इंक्वायरी से कम्युनिकेशन कर सकता है। और उस लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी में क्या क्या चीज़ें आएंगी, हम उनसे कम्युनिकेट करेंगे कि सर क्या क्या लिस्ट ऑफ लिटिगेशंस क्लेम्स चल रहे हैं, मैनेजमेंट का असेसमेंट क्या है, और आपका उसमें असेसमेंट क्या है, आपका उसमें होता है ना व्यू क्या है। तो हम ये 2-3 बातें कंफर्म करेंगे। पहला हम उनसे पूछेंगे सर क्या क्या लिटिगेशन क्लेम्स चल रहे हैं आपके हिसाब से, और मैनेजमेंट का उसमें असेसमेंट क्या है, मतलब मैनेजमेंट को क्या लगता है वो जीतेगा कि हारेगा। और थर्ड पॉइंट है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मुझे बताइए कि जो मैनेजमेंट सोच रहा है कि वो जीतेगा कि हारेगा, वो कितना रीजनेबल है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऑडिटर चाहे तो कुछ कुछ केसेस में कोशिश कर सकते हैं मिलने का। इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑडिटर ऑल्सो में जज इट नेसेसरी टू मीट विद एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। हम कभी कभी उससे मिल भी सकते हैं। कौन कौन से केसेस में? जब ऑडिटर को लगता है कि जो मैटर है उससे सिग्निफिकेंट रिस्क अराइज हो रहा है, दूसरा मैटर कॉम्प्लेक्स है, तीसरा कोई डिसएग्रीमेंट है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द लीगल काउंसिल, ठीक है। तो ये 3 केसेस हैं जब ऑडिटर मिल सकता है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, ठीक है। वो मैटर ऐसा है जिससे सिग्निफिकेंट रिस्क आ रही है, मैटर बहुत कॉम्प्लेक्स है, और डिसएग्रीमेंट है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। और अगर क्लाइंट उसको मना करता है कि आप नहीं मिल सकते हो, ठीक है, और ऑडिटर को और कोई एविडेंस नहीं मिल रहे, तो फिर ऑडिटर मॉडिफाई कर देगा ओपिनियन को, ठीक है। थर्ड है हमारा सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए सेगमेंट इन्फॉर्मेशन आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, ठीक है, सेगमेंट रिपोर्टिंग करके है, तो आप वहाँ पे पढ़ते हो। सेगमेंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे टाटा ग्रुप है तो टाटा के अलग अलग सेगमेंट्स हैं, TCS, तनिष्क, क्रोमा, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ताज होटल, तो ये सारे टाटा के अपने सेगमेंट्स हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि टाटा अब इतने सारे सेगमेंट्स हैं, मान के चलते हैं 15-20 सेगमेंट्स हैं, तो AS का रिक्वायरमेंट ये है कि हमें सेगमेंट्स को रिपोर्ट करना पड़ता है फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे, फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे। तो कितने को रिपोर्ट करें, कितने को सिर्फ डिस्क्लोज करें, ठीक है, कितने को रिपोर्ट करें और कितने को कंसोलिडेट करके डिस्क्लोज कर दें। तो ये हमें बताता है AS, ये AS की रिक्वायरमेंट है कि आप किसको फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे अलग अलग से दिखाओगे और किसको कंसोलिडेट करके डिस्क्लोज कर दोगे। ये सब पढ़ोगे आप AS में। यहाँ पे हम चेक करने जा रहे हैं कि सेगमेंट इन्फॉर्मेशन या जो सेगमेंट रिपोर्टिंग है वो एज पर AS हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। जो सेगमेंट रिपोर्टिंग है वो एज पर AS हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसके 2 पॉइंट हैं। पहला हम मेथड की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ठीक है, जो मैनेजमेंट यूज़ कर रहा है,
तो सबसे पहले उसको सेगमेंट को पहचानना भी तो पड़ेगा ना, मैनेजमेंट को, कि हमारी सेगमेंट कौन कौन सी है, तभी तो वो रिपोर्ट करेगा ना। तो हम पहले उनसे पूछेंगे कि आप किस तरीके से सेगमेंट को पहचानते हो। और दूसरा पॉइंट, एनालिटिकल प्रोसीजर में परफॉर्म करूँगा। ठीक है, 2 पॉइंट है। पहले मैं मैनेजमेंट के मेथड की अंडरस्टैंडिंग लूँगा कि वो मेथड कैसा है, सही है कि नहीं है, मतलब उस मेथड से रिजल्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और वो एज़ पर FRF सही है कि नहीं है। और दूसरा, मैं एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करूँगा। एक मिनट रुकिएगा। फिर नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड यूज बाय मैनेजमेंट। तो हम यहाँ पे मेथड की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे कि जो एसेट्स है, कॉस्ट है, उसका एलोकेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंपैरिजन करेंगे बजट के साथ, प्रायर पीरियड के साथ चेक करेंगे, सेल ट्रांसफ़र। देखिए ये सब आप AS में आपको समझ में आएगा। उसमें क्या होता है ना कि हम लोग जो इंटर सेगमेंट्स जो सेल्स होते हैं उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो उसके अलग अलग क्राइटेरिया है कि सेल का 75% चेक करते हैं और बाकी सारी चीज़ों का, तो ऐसे ऐसे क्राइटेरिया है, वो आपको AS में समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। कंपैरिजन करते हैं बजट के साथ, एसेट्स को एलोकेट करते हैं। ठीक है, सेल ट्रांसफ़र और इंटर सेगमेंट्स जो भी ट्रांसफर्स हैं उसको एलिमिनेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको AS में ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, तो बस इतना ही था इसमें सेगमेंट रिपोर्टिंग में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो मैं AS शुरू करूँगा वो 505 शुरू करूँगा। ठीक है, चलिए अभी फ़िलहाल मैं इतना रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। ओके, थैंक